अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। पहले तो हमने ये सीखा था कि एसेट हमारी पोजेशंस होती हैं। एसेट जो है ना वो बेसिकली आपकी पोजेशंस होती हैं, आपकी ओनरशिप होती है। दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करेंट एसेट होता है, एक करेंट एसेट होता है। नॉन करेंट एसेट एक ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ यूजुअली 1 साल से ज्यादा होती है, एंड दिस इज लेस लिक्विड एसेट। करेंट एसेट हाईली लिक्विड होता है, यानी कि इट इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। एसिड की क्या नेचर है? एसिड की डेबिट नेचर है। यानी कि अगर आपका कोई भी एसिड इंक्रीज करता है, आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ एक अफेक्ट है और कुछ भी नहीं है। भाई हम सिर्फ अफेक्ट शो कर रहे हैं कि हम हमारे बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आपके बिजनेस में अगर पैसे आए, कैश बढ़ा, यानी कि आपका करंट एसेट बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यार कैश डेबिट हो रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। और क्रेडिट जिसके अगेंस्ट हो रहा है वो आपका क्रेडिट होगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट याद करो, हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें ये कहते हैं, फॉर एवरी डेबिट ट्रांजेक्शन देयर इज अ क्रेडिट एंट्री। फॉर एवरी डेबिट ट्रांजेक्शन देयर इज अ क्रेडिट एंट्री। अच्छा, एसेट्स में हमने ये सीखा था कि दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक होता है बेटा नॉन करेंट एसेट, ठीक है, एक होता है आपका नॉन करेंट एसेट, फिर एक होता है बेटा करंट एसेट। इन दोनों की क्या नेचर होती है? इन दोनों की नेचर होती है डेबिट। जब ये बढ़ता है या जब नॉन करंट एसेट बढ़ता है, आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो। डेबिट डेबिट सिर्फ एक अफेक्ट का नाम है। फिर बेटा हम चलते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। लाइबिलिटीज ये आपकी बेटा लीगल बाइंडिंग्स होती है, जो आपको पे ऑफ करना होता है, जो आपको वापस देना होता है। जैसे फर्स्ट कर लें, आपने लोन लिया किसी से, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये सब आपकी लाइबिलिटीज कहलाती हैं। लाइबिलिटीज में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, एक आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। ऐसे ही है। करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म ओइंग को कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हम लॉन्ग टर्म ओइंग को कहते हैं, जो हमें पे ऑफ करना होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड। जैसे मैं बोलूँ कि यार 5 साल के अंदर अंदर लोन पे ऑफ करना है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। अगर मैं बोलूँ नहीं यार 1 साल के अंदर अंदर रीपेमेंट करनी है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा। लाइबिलिटीज की बेटा नेचर होती है क्रेडिट। लाइबिलिटीज की नेचर होती है क्रेडिट। ठीक है बेटा। अच्छा, लाइबिलिटीज के बाद अगली जो चीज हमारे पास आ जाती है, दैट इज सेल्स। सेल्स कहा जाता है बेसिकली रेवेन्यू, जो आपने कमाया। सेल्स रेवेन्यू। सेल्स की क्या नेचर होती है? क्रेडिट। क्यों? आप खुद सोचो ना, अगर कैश सेल्स हुई है तो इसकी क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि कैश तो एसेट है, एसेट तो बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो क्या क्रेडिट होगा? सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, सेल्स भी आपके पास आ गई। फिर आ जाता है बेटा परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है जब आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो फॉर सेलिंग पर्पस। एक तो होता है कि भाई हमने नॉन करंट एसेट एक्वायर किया, नॉन करंट एसेट परचेज किया, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब नॉन करंट एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। एक नॉर्मल परचेजेस होती है, जो गुड्स आपने परचेज किया उसको नॉर्मल परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस की नेचर होती है बेटा डेबिट। परचेजेस बढ़ने से आप डेबिट करते हो, उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है बेटा, परचेजेस को इसीलिए हम डेबिट बोलते हैं। अब ये नेचर्स हैं, ये हमें याद करनी पड़ेंगी। याद करने का बेटा क्या तरीका होगा? आफ्टर ईटिंग डिनर लेट्स रिकॉल कॉलेज केसेस। आफ्टर से बेटा आता है ए, ईटिंग से बेटा ई, एक्सपेंसेस, डी से आता है डेबिट। जब एसेट बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इनकी क्या नेचर होती है? डेबिट। ये सिर्फ याद करने के लिए एक तरीका है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो, मतलब लाइन है ना, ये याद रह जाती है बंदे की।
वो भूलता नहीं है। मैं जैसे मैंने ये ओ लेवल्स में याद किया था, मुझे अब तक याद है। मैं सारी जिंदगी इसको याद करता हूँ यार, अच्छा ऐसे तो कुछ था जिससे ये चीज मुझे याद रहेगी। फिर एल से बेटा आ जाता है आपका लाइबिलिटीज। आर से आ जाता है बेटा रेवेन्यू। सी से आ जाता है बेटा कैपिटल। जब भी आपका लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, जब भी आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होता है, जब भी आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, आप क्रेडिट करते हैं। हमने क्या सीखा, जब एसेट बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आप डेबिट करते हो। जब लाइबिलिटीज, रेवेन्यू या कैपिटल इंक्रीज करता है तो आप क्रेडिट करते हो। एक ही याद करने का तरीका है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह की लाइन याद कर लेते हैं, उनको सारी जिंदगी याद रहता है क्या। आफ्टर ईटिंग डिनर लेट्स रिकॉल कॉलेज केसेस। तो ये बेटा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। देखो, आपकी जो सेल्स है ना, वो दो बेसिस पे होती है। एक होती है बेटा सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश, कि यार आप आई, आपने मेरे से कुछ गुड्स परचेज किए और आपने मुझे कैश में पेमेंट कर दी, उसको तो मैं कैश सेल्स बोलूंगा, सिंपल। फिर एक सेल्स होती है बेटा क्रेडिट सेल्स। कैश और क्रेडिट सेल्स में क्या डिफरेंस है? कैश में आपको बता चुका कि यार आपने सेल्स करी, आपको पैसे मिल गए, वो कैश सेल्स कहलाएंगी। क्रेडिट सेल्स होती हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जनरेट होते हैं, यानी कि पेमेंट अभी नहीं कर रहे, इमीडिएटली आप पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट कुछ टाइम बाद करेंगे। जैसे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आप पेमेंट करोगे, उसको बेटा कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एक एसेट है, दिस इज आवर एसेट। ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एक एसेट होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल की नेचर होती है बेसिकली डेबिट। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी ओनरशिप है, कि यार आपने किसी बंदे से पैसे रिसीव करने हैं, आपको ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे बेटा कंट्रोल अकाउंट्स। अब हमें कैलकुलेट करना होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रोल अकाउंट। अब कंट्रोल अकाउंट में भी बेटा दो कैटेगरीज होती है। एक तो होता है आपका सिंपल सेल्स लेजर। सेल्स लेजर, सही है जी। सेल्स लेजर किस लिए होता है? एक इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर के लिए। एक इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा सेल्स लेजर, यानी कि सिर्फ एक कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं। कोई हमारे एक ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने बोला अरूबा इज माय ट्रेड रिसीवेबल, और अरूबा का मैंने बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करना है, मैं सेल्स लेजर बनाऊं। और अगर मैं बेटा बनाऊं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर ऑल ट्रेड रिसीवेबल। जितने भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उन सबके लिए प्रिपेयर किया जाता है सेल्स लेजर कंट्रोल। तो ये हमें टोटल क्रेडिट सेल्स हमें बता देता है। इट प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ बैलेंस फॉर टोटल क्रेडिट सेल्स। ये टोटल क्रेडिट सेल्स आपको बता देता है। अब मैं क्या करता था, मैं भी जब ओ लेवल्स में था ना, तो अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं आपको ये, एक सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करें, आप पहले डबल एंट्रीज पास करें, और उन डबल एंट्रीज को पास करने के बाद आप उनको टी अकाउंट में पोस्ट करें। एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ये पता है कि ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट है, एसेट की नेचर होती है डेबिट, यानी कि जब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जब ट्रेड रिसीवेबल कम होगा आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड। ठीक है जी। तो मैं क्या करता था, मैं ट्रांजेक्शन को पढ़ता था, उसको देखता था, मुझे समझ आता था यार ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, चलो डेबिट साइड पे रख। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल कम और क्रेडिट साइड पे रख। ये एक तरीका है, ये भी एक तरीका है करने का। और याद कैसे रखता था कि इसको मुझे डेबिट पे करना है रिकॉर्ड या क्रेडिट पे करना है? मैं ऐसे करता था, मैं कहता था यार ये एसेट है, एसेट की नेचर तो डेबिट होती है, तो अगर मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे उनको मैं डेबिट पे रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल भी तो हमारे एसेट है ना बेटा। तो मैं इनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रेडिट सेल्स $500। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये हुआ कि सेल्स हुई है लेकिन क्रेडिट बेसिस पे, तो इसकी क्या एंट्री पास होगी? इसकी एंट्री पास होनी चाहिए ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट।
अब ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट सेल्स और अमाउंट आ जाएगा। फिर मैंने बोला रिसीव्ड मनी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पैसे हमने रिसीव किए अपने ट्रेड रिसीवेबल से। तो सिंपली क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि यार हम कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन करी और आपने उनसे पैसे रिसीव किए, सही है। जिन्होंने पे करना था आपको, उन्होंने आपको पे कर दिया। अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे तो मैं इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा, और अगर एंट्री देखी जाए तो क्या पास होगी, एंट्री पास होनी चाहिए, एंट्री आपकी पास होनी चाहिए कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स अब कम हो रहे हैं, आपने पैसे रिसीव कर लिए। जब पैसे रिसीव कर रहा हूँ, कैश रिसीव कर रहा हूँ, तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। कैश भी मेरा एक एसेट है, वो वाला कैश वाला एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल भी मेरा एक एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल वाला एक एसेट आपका कम हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और अमाउंट लिखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और आप अमाउंट लिख दो, या रिसिप्ट आप लिख सकते हो, रिसिप्ट, और आपने एक अमाउंट लिख दिया। तो ट्रेड एक चीज, रिसीवेबल कम हो रहा है ना। जी बेटा। सर हमारे कैश एक एसेट है और कैश आ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो फिर क्यों सर क्रेडिट साइड पे, मतलब क्या हम ट्रेड रिसीवेबल को ज्यादा इसमें हम कैश का देते अकाउंट हैं? ही नहीं बना रहे ना, हम तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक नहीं है। आई मेरी बात समझ? मैं कह रहा हूँ हम क्या, मैं कैश का जब बनाऊंगा तो कैश को तो डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करूंगा, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। वो कह रहे हैं रिसीव्ड मनी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स $1000। वो कह रहे हैं भाई आपके कोई ट्रेड रिसीवेबल्स थे जिनसे आपने पैसे रिसीव करने थे, उनसे आपने पैसे रिसीव कर लिए। अब इसकी मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इसकी मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट, क्योंकि कैश तो मैंने रिसीव कर लिया है। कैश डेबिट हो जाएगा आपका 1000 से, और क्या क्रेडिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे $1000 से। ट्रेड रिसीवेबल तो बेटा कम हो रहा है ना, और ये टी अकाउंट में किसका प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मैं ट्रेड रिसीवेबल्स का प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं कैश का प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। समझ रही मेरी बात, ये मैं ट्रेड रिसीवेबल्स का प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टी अकाउंट फॉर कैश। हाँ, जब कैश का टी अकाउंट बनाऊंगा ना, जब ये मैं बेटा कैश का टी अकाउंट बनाऊंगा, तो फिर मैं यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड करूंगा डेबिट पे, और यहाँ पे समझ गई नाम सर। लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल का। नाम उल्टे वाले का आता, उल्टे वाले का इसलिए आता है कि भाई कैश के टी अकाउंट में अगर मैं कैश को ही लिख के डेबिट कर रहा हूँ, तो मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं बनी ना। आप कैश के टी अकाउंट बना रहे हो, आप दिखाना क्या चाह रहे हो कि कैश के टी अकाउंट के अंदर कैश आया, किसकी वजह से आया वो तो बताओ ना। अब मैं अगर ऐसे करूं, तो ऐसे तो बेटा हर जगह मैं कैश 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 लिख दूंगा, तो टी अकाउंट बनाने का हम्म क्या फायदा हुआ, वो तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। भाई कैश के टी अकाउंट में आप कर क्या रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल कम कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो, किस वजह से कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से कैश आपका डेबिट हो रहा है, उसकी वजह भी तो पता चले ना, इसीलिए हम उल्टा नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे समझ देखें, गई सर। ये मैं ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूँ, जब क्रेडिट सेल्स हम्म हो रही है तो क्रेडिट सेल्स को डेबिट किया जा रहा है। क्यों डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर रहा हूँ, तो मैं नाम भी तो लिख रहा हूँ ना कि यार किसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स आपके डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट सेल्स की वजह से डेबिट हो रहे हैं। फिर मैंने बोला रिसीव्ड मनी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, भाई पैसे आपने रिसीव कर लिए ट्रेड रिसीवेबल्स से। अब मैं ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा, लेकिन नाम किसका लिखूंगा, रिसिप्ट का, कि भाई मैंने पैसे रिसीव किए हैं, आई हैव रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो रिसिप्ट आ जाएगा। सही है। फिर मैं अगर बोलता हूँ बेटा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यानी कि कुछ कस्टमर थे जिन्होंने गुड्स हमसे क्रेडिट पे परचेज किए, और अब उन्होंने पैसे हमें, गुड्स हमें रिटर्न कर दिया, और हमने वो रिटर्न एक्सेप्ट भी कर लिया। कभी कभी ऐसे होता है कि भाई आपने कोई गुड्स परचेज किए और आपने कहा पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली उन गुड्स में से कुछ गुड्स ऐसे निकले जो डिफेक्टिव थे, जो जरा खराब थे, आपने वो गुड्स रिटर्न कर दिए। जब आप गुड्स रिटर्न करोगे, तो अब आप सेम अमाउंट तो वापस नहीं दोगे ना, आप उससे कम अमाउंट वापस दोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको, जैसे फर्ज करें बेटा
$1000 के गुड्स थे, जिसमें से आपने $300 रिटर्न कर। अब गुड्स की वैल्यू क्या थी? $1000। रिटर्न आपने कितने किए हैं? $300 के। तो अब मैं $1000 तो पे नहीं करूंगा ना, मैं कितने पे करूंगा? $700। क्यों? क्योंकि $300 से मेरे ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए। अब मैं $300 कम रिसीव करूंगा, जो बिजनेस होगा वो $300 कम रिसीव करेगा, तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए। अब सेल्स रिटर्न होंगे तो बेटा क्या एंट्री पास होगी? सेल्स रिटर्न जब होता है तो हम कर देते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न बेटा डेबिट हो जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे सेल्स रिटर्न। अच्छा, फिर कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपके कस्टमर भी होते हैं और वो आपके सप्लायर भी होते हैं। वो आपके कस्टमर भी होते हैं और वो आपके सप्लायर भी होते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट कर लें, मैं बोलूं अरूबा परचेज गुड्स फ्रॉम उसामा $100। अरूबा ने परचेजेस करी हैं $100 के गुड्स उधार पे, क्रेडिट बेसिस पे। और फिर मैं आगे लिख दूं उसामा आल्सो परचेज गुड्स वर्थ $100 फ्रॉम अरूबा। तो अरूबा बोलेंगी कि भाई मैं गुड्स परचेज भी कर रही हूँ लेकिन मैं उसामा को सेल भी कर रही हूँ। दोनों चीजें हो रही है ना, क्रेडिट परचेजेस भी हो रही हैं और क्रेडिट सेल्स भी हो रही हैं। बेटा इस टर्म को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ। कॉन्ट्रा सेट ऑफ यानी कि गुड्स खरीदे भी जा रहे हैं और गुड्स बेचे भी जा रहे हैं। तो याद ये बात आपने रखनी है कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को भी कम करता है और ट्रेड पेबल्स को भी कम करता है। अब अरूबा बोलेंगे कि बजाय मैं ऐसे करूं कि पहले उसामा को $100 दूं और फिर उससे $100 रिसीव करूं, इजंट दिस बेटर कि मैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्रिएट कर दूं? भाई मैं बोलूं कि यार $100 से मैं ट्रेड रिसीवेबल भी कम कर देती हूँ और $100 से मैं ट्रेड पेबल्स को भी कम कर देती हूँ, कि अब मैं उसामा को $100 पे भी नहीं करूंगी और उसामा से $100 रिसीव भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, फिर कुछ ऐसे चेक्स होते हैं बेटा जो डिसऑनर्ड हो जाते हैं। डिसऑनर्ड क्या होता है कि यार कस्टमर था, उसने आपको चेक बना के दिया बट अनफॉर्चुनेटली बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू एनी एक्स वाई जी रीजन, वही उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये भी ऐसे फर्क तो पड़ता है, सीखने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बैंक चेक रिटर्न क्यों करता है या डिसऑनर्ड क्यों करता है। उसकी वजह ये होती है, कभी कभी ना चेक पे साइन गलत होता है, इट्स नॉट इन द राइट कंडीशन, फटा हुआ होता है, साइन प्रॉपर नहीं हुआ हुआ होता, डेट गलत डली हुई होती है, या उस पर आपने कोई चाय या उस पर आपने कोई कॉफी या जूस आपने गिरा दिया है, वो खराब हो गया है, अमाउंट मिट गया है, सिग्नेचर प्रॉपर नहीं हुए हुए, तो बैंक वो चेक रिटर्न कर देता है, बैंक वो चेक एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है डिसऑनर्ड चेक, यानी कि चेक विच आर रिटर्न बाय द बैंक। अच्छा, इनसफिशियंट फंड की वजह से भी हो, भाई फर्ज कर लें आपने मुझे $1000 का चेक तो बना के दे दिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर चेक बनाना ही तो होता है, तो बना के दे दे, बैंक से पैसे मिल जाए। भैया आपके अकाउंट में अगर पैसे होंगे तो ही बैंक देगा ना पैसे, ऐसे थोड़ी दे देगा बैंक आपको पैसे। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है, आपने चेक बना के दिया, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आप उस पर्टिकुलर बैंक में जाएंगे और वहां पे वो चेक डिपॉजिट करवाएंगे, वो चेक डिपॉजिट करेगा, बैंक आपको कैश देगा, वो कैश आपको मिल जाएगा। बट फर्ज कर लो आपने $1000 का चेक बना के दिया, आप जब बैंक में गई, आपने जाके वो चेक जमा करवाया तो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, बैंक ने बोला कि भाई इस बंदे के अकाउंट में $1000 पड़े ही नहीं है, इनसफिशियंट फंड है, तो ये चेक आपका पास हो ही नहीं सकता। इसको बेटा बोला जाता है डिसऑनर्ड चेक। इसको बेटा बोला जाता है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक क्या करता है, आपके ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा देते हैं। पहले जो आपने ट्रेड रिसीवेबल कम कर दिए थे, जब आपने चेक रिसीव कर लिया तो आपने ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज कर दिया था।
अब आप क्या करोगे, अब क्योंकि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है, तो मैं दोबारा ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिसऑनर्ड चेक। और अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से और भी ट्रांजेक्शन होती हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन आप देखो। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आता है, यानी कि जो पुराना बैलेंस होगा ना आपके ट्रेड रिसीवेबल का, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो और वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जैसे फर्स्ट करें, मैं बोलूँ कि भाई मैंने पिछले साल रिसीव करने थे, मेरा जो बैलेंस कैरेट डाउन था पिछले साल का, वो था $1000। अब वो $1000 ब्रॉट डाउन बन जाएगा 2021। तो यहाँ पे भी लिख दीजिएगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बैलेंस। और अगर किसी कस्टमर ने आपको ओवर पेमेंट कर दी हो, किसी कस्टमर ने आपको ज्यादा पेमेंट कर दी हो, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी बैलेंस कैरेट डाउन की, कि भाई अब जो मैंने अमाउंट रिसीव करना है, बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकलेगा। आप सारे इन वैल्यूज को ऐड करोगे, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, क्रेडिट सेल्स, डिसऑनर्ड चेक, में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा रिसिप्ट्स, सेल्स रिटर्न, कॉन्ट्रा सेट ऑफ, तो आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा ना, वो आपको बैलेंस कैरेट डाउन मिल जाएगा कि अच्छा जी, अब जो मुझे रिसीव करना है ना अमाउंट, वो इतना कर। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कस्टमर को आपको सामने से देना पड़ता है, यानी कि कस्टमर ने आपको ज्यादा पेमेंट कर दी, तो अब आपने कस्टमर को रिटर्न करना है। ठीक है, तो वो उस केस में बैलेंस कैरी डाउन आपका डेबिट साइड में आएगा। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट करें बेटा, ये मेरा एक टी अकाउंट है। टी अकाउंट किसका है, ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड रिसीवेबल सेल्स लेजर अकाउंट बना रहा हूँ अरूबा का। अरूबा, अब अरूबा ने का बिजनेस है, ठीक है, और अरूबा मेरे से गुड्स परचेज करती है, तो शी इज माई ट्रेड रिसीवेबल। अरूबा ने क्रेडिट सेल्स करी $1000 की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिट सेल्स $1000, क्योंकि क्रेडिट सेल्स आपके ट्रेड रिसीवेबल को बेटा बढ़ा देगा ना। तो क्रेडिट सेल्स $1000। फिर मैंने कहा यार अरूबा ने हमें पेमेंट कर दिया है $1200, तो मैं बोल दूंगा रिसिप्ट 1200। अब जो कैरेट डाउन आएगा ना, वो क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा, वो डेबिट साइड पे आएगा, यहाँ पे 200 का, क्योंकि दोनों बैलेंस होने चाहिए ना। अब ये भी 1200 हो जाएगा बेटा, और ये भी 1200 हो जाएगा। इस कैरेट डाउन का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अरूबा को मैंने $200 रिटर्न करना है, उन्होंने ओवर पेमेंट कर दिया, और उनको अब मैंने $200 जो है वो रिटर्न करना, ओवर पेमेंट। अरूबा को $200 मैंने ओवर पेमेंट कर दिया और उनको मैंने अब रिटर्न करने हैं, इसलिए ये डेबिट साइड पे कैरेट डाउन आया। सही है ना, क्योंकि क्रेडिट सेल अगर लॉजिकली भी देखो तो आपको समझ आएगा। क्रेडिट सेल्स हुई थी हमारी 1000 की, पेमेंट हमने रिसीव किया 1200 की, तो हमने और रिसीव करना है या उनको वापस देने हैं, हमें वापस देने हैं। कितने वापस देने हैं, सामने से हमने उनको $200 देने हैं। टी अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी बराबर आनी चाहिए। सही है बेटा, तो ये बेसिक एक इंट्रो था सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी।